जय हिंद बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मज़ेदार मैथ पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है फिर से एक नया टॉपिक है, पिछला से हटके है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक है कि जो रूट वाला नंबर होता है, √2, √3, √4, ऐसा जो नंबर, √4 नहीं मतलब √2, √3, √5, ऐसा जो नंबर होता है, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये हमको पता है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे कि उन नंबर्स को ना प्रूफ करेंगे कि वो इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब रूट वाला नंबर को इरेशनल प्रूफ करना आज हमारा टॉपिक है, ठीक है। और एक बात और, आज का जो टॉपिक है ना, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज वाला टॉपिक से सीधे सीधे सवाल बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th में पूछा जाता है। मतलब जो सवाल यहाँ कराया जाएगा ना अभी कि प्रूफ करो कि √2 इरेशनल है, सेम एग्जैक्ट सेम सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ जाता है कि प्रूफ करो √2 इरेशनल है। और एकदम कंफर्म होता है कि 3 से 4 नंबर, या तो 3 या तो 4 नंबर में एक न एक सवाल आना ही है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। और हम लोग ना रूट वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, मतलब प्रूफ स्टार्ट करने से पहले, कुछ ऐसा बात सीखेंगे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहले मतलब पुराना क्लास में या इसी क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम सारा बात को एक बार रिवाइज़ करेंगे जो पहले पढ़ चुके हैं और जिनका इस्तेमाल है इसमें, उसको रिवाइज़ करने के बाद फिर हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक और बात कि आज जब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे ना, तो ये जो प्रूफ होता है थोड़ा सा लंबा जाता है, तो तुमको कभी कभी बीच में ऐसा लगेगा कि सर हम पीछे का भूलते जा रहे हैं। तो जब भी तुमको ऐसा लगे कि सर हम पीछे का भूलते जा रहे हैं, तुम सिर्फ फोकस करना कि जो अभी हम लिख रहे हैं, मतलब जिस समय जो समझा रहे हैं ना, क्या तुमको वो समझ में आ रहा है। उसके बाद जब हम लास्ट में पूरा एक बार रिवीजन कराएंगे तो एक बार पूरा समझ में आ जाएगा। हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ ईजी भी नहीं है, थोड़ा सा लेंदी जाता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा जाता है बस, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग उन पुराना टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिनका इस्तेमाल है। सबसे पहले हम यही से स्टार्ट करेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता क्या है। ये बात पहले से सबको पता होगा कि सर रेशनल नंबर इसको बोलते हैं। एक बार हम बस रिवाइज करा देते हैं जल्दी से। देखो, सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है, तो हम जानते हैं सर दुनिया का कोई नंबर जो P/Q के शक्ल में लिखा हुआ हो, जहाँ Q यानी नीचे वाला 0 के बराबर नहीं हो और P एंड Q दोनों के दोनों जो हो ना इंटीजर हो, तो ऐसा वाला जो P/Q का नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद रेशनल नंबर के बाद हम लोग सीखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर देखे थे, इरेशनल नंबर में हमको बताया गया था कि ऐसा कोई भी नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसको पॉइंट में जब लिखते हैं तब जो डेसिमल में लिखते हैं ना, तब जो होता है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, अगर कोई भी नंबर जिसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो उसका जो पॉइंट वाला फॉर्म होता है ना, वो न तो कभी ख़त्म होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब न ख़त्म होता है और न ही कभी रिपीट होता है, तो ऐसा नंबर को हम लोग बोलते थे इरेशनल नंबर, ठीक है। और इरेशनल नंबर का टोटल 4 गो तो एग्जाम्पल ये होता था, मतलब दुनिया में नहीं, मतलब टोटल जो अभी तक हम लोग सीखे हैं ना, वैसा बस 4 गो एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं। सबसे पहला कैसे देखे हैं, देखो, सबसे पहला हम लोग देखे हैं कि इसका पहला एग्जाम्पल देखे हैं कुछ इस तरीके का, 1.242442444, यानी कुछ ऐसा नंबर होता है ना जिसमें एक नंबर या कोई 2 नंबर को बार बार इनक्रीज करके लिख दिया जाता है, तो ऐसा भी एक वही रेशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है। काहे कि ये जो पॉइंट वाला नंबर है ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये डेसिमल जो है वो न तो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब नहीं कहीं ख़त्म हो रहा है, काहे कि डॉट 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 का मतलब है कि आगे तक जा ही रहा है, और
न ही इसमें कुछ रिपीट कर रहा है बार बार। यहाँ देखो बार बार 4 बढ़ रहा है, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते थे इरेशनल नंबर। फिर हम पढ़े थे कि रूट के अंदर वाला जो रेशनल होता है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, रूट के अंदर वाला नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे √2, √3, √4 नहीं, क्योंकि √4 का एक वैल्यू आता है 2, 2 जो है वो रेशनल होता है, इसलिए √4 इरेशनल नहीं होता है। तो √2, √3, इसी तरीके से √5 और भी बहुत सारा नंबर होता है जो इरेशनल होता है। फिर इसका तीसरा एग्जाम्पल देखे थे √2, √3, √4, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। और लास्ट एग्जाम्पल देखे थे, हमको बताया गया था कि पाई जो होता है ना, जिसका ये जो पाई होता है जिसका वैल्यू किताब में दिया होता है 22/7 या 3.14, वो भी एगो इरेशनल होता है। कहे कि हमको उस समय बताया गया था, जब भी मतलब इसके बारे में पढ़ रहा होगा उस समय तुमको बताया गया होगा कि पाई का असली वैल्यू 22/7 नहीं होता है, उसका जो वैल्यू आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। लेकिन ये जो 22/7 है और 3.14 है ना, वो पाई के असली वैल्यू जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग उसके बहुत करीब होता है, इसलिए हम लोग इस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं 22/7 या 3.14 पाई के जगह पर। लेकिन इसका असली जो वैल्यू होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, तो रेशनली होता है, इरेशनली होता है। ठीक है, इतना पढ़ चुके हैं। अब आगे यहीं से ना एगो छोटा सा और बात याद रखना कि आज के समय में मतलब अभी तक 10th लेवल तक, कहे कि अभी हम लोग 10th के हिसाब से चल रहे हैं, तो 10th लेवल तक दुनिया में सिर्फ 2 ही तरीके का नंबर होता है, या तो रेशनल नहीं तो इरेशनल। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होता है। तुम अभी चाहे कैसा भी नंबर लिख लो, 10th लेवल तक बोल रहे हैं, 10th के बाद जो है नंबर और भी टाइप में बढ़ जाता है, लेकिन अभी नंबर जो है सिर्फ रेशनल या इरेशनल होता है। रेशनल और इरेशनल के अलावा कोई नंबर नहीं होता है तुम्हारे बुक में, या तुम कहीं भी अगर अभी नंबर लिखा हुआ देखता है ना, तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो अगर ये बात, इसमें से छोटा सा एगो बात थोड़ा याद रखना है, लेकिन उससे पहले एगो और बात देखो कि हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं ना कि रियल नंबर क्या होता है। उसमें हमको बताया गया था कि इन्हीं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को एक साथ जब मिला दिया जाए, मतलब दुनिया में जितना रेशनल नंबर है जितना इरेशनल है, सबको एक साथ उठा के एगो बोरा में डाल दिया जाए ना, तब जो ई मेरे पास बैग है, जो भी बैग है वो जो बन के आएगा ना, उसका नाम होगा रियल नंबर। मतलब अभी जितना मेरे पास नंबर है सब के सब इसी रियल नंबर वाला बैग में है। रियल नंबर जो होता है उसमें टोटल नंबर आ जाता है। ठीक है, अब तो रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। यहाँ से तुम एक ठो ई बात याद रखना कि दुनिया का कोई नंबर जो रेशनल नहीं है, अगर हम एगो नंबर बोल रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं ना कि वो रेशनल नहीं है, तो अगर वो नंबर रेशनल नहीं है तो वो पक्का इरेशनल होगा। और दुनिया का कोई नंबर को हम अगर बोल रहे हैं कि वो इरेशनल नहीं है तो पक्का रेशनल होगा। ठीक है, सिर्फ एगो बात याद रखना, क्या इस्तेमाल है ये सब आगे देखेंगे, लेकिन ये बात बस याद रखना कि अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो पक्का इरेशनल होगा, और इरेशनल नहीं है तो पक्का रेशनल होगा। अब नेक्स्ट जो बात हमको ध्यान में रख के चलना है वो है ना कि कोप्राइम नंबर क्या होता है। कोप्राइम नंबर भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। और हाँ, अगर हम तुमको बोल रहे हैं ना सर कि ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर पहले पढ़ चुके हैं तो हम अभी नहीं बताएंगे। हम सिर्फ इसलिए ऐसा बोल देते हैं ना कि पहले पढ़ चुके हैं, ताकि तुमको थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ, जो चीज़ हम लोग पहले पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं वो आज से तो आसानी होगा, इसलिए थोड़ा सा आसानी से तुम इसको समझो। ये नहीं समझो कि सर नया चीज़ है हार्ड होगा, ऐसा नहीं। पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ बोलने का ही मतलब है। और ऐसा नहीं है कि हम तुमको बताएंगे नहीं, पूरा बात बताएंगे पहले जो पढ़े हैं उसके बारे में। ठीक है, अब कोप्राइम नंबर क्या होता है ये सुनो।
को प्राइम नंबर ना दो गो नंबर का जोड़ा होता है, मतलब हमेशा दो गो नंबर को साथ में को प्राइम बोलते हैं, कोई अकेला नंबर को प्राइम नहीं होता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना इवेन नंबर क्या होता है, जो 2 से कटता है वो इवेन होता है। तो एगो नंबर लिखल है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो इवेन है या इवेन नहीं है, लेकिन को प्राइम बोलने के लिए हमेशा दो गो नंबर चाहिए, दो गो नंबर के जोड़ा को ही हम को प्राइम बोलते हैं। कब बोलते हैं वो सुनो, ऐसा कोई दो गो नंबर जो 1 के अलावा न किसी से दोनों नहीं कटे, ऐसा कोई दो गो नंबर जहाँ 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर ना हो जो दोनों को काट सके, तब इन दोनों को हम बोलते हैं कि को प्राइम है। जैसे अच्छा पहले बोले क्या बोले, ऐसा दो गो नंबर का जोड़ा ना, ऐसा दो गो नंबर का पेयर जिनके पास एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, ऐसा दो गो नंबर जो एक के अलावा किसी से नहीं कटता हो, दोनों के दोनों, ऐसा नहीं है कि कुछ अकेला भी नहीं कटता हो, अकेला हो सकता है कट जाए, लेकिन दोनों के दोनों एक के अलावा किसी से नहीं कटता हो, वैसा नंबर को हम लोग बोलते हैं ये को प्राइम नंबर। और फैक्टर का मतलब होता है कि काटना, जो काट देता है वो फैक्टर होता है। तो हम लोग यहाँ देखें कि ऐसा दो गो नंबर का जोड़ा जिसके पास एक के अलावा कोई सेम काटने वाला नहीं हो, कॉमन मतलब सेम, तो कोई सेम काटने वाला नहीं हो। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल हम लिखते हैं, अगर मेरे पास मान लो 20 है और 21 है, ये दो गो नंबर है, ठीक है। अब अगर हम तुमसे पूछेंगे कि क्या इन दोनों नंबर को कोई एगो नंबर काट सकता है, तो हाँ 1 दोनों को काट सकता है, लेकिन 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को काट सके। 20 को भी काट दो या 21 को भी काट दे। अगर हम 2 से देखें तो 20 कटेगा, 21 नहीं कटेगा। 3 से देखें तो 21 कटेगा, 20 नहीं कटेगा। इस तरीके से कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों को काट दे, तो हम लोग बोलते हैं ऐसा दो गो नंबर को हम लोग को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। अब को प्राइम के बाद फ्रैक्शन में ना को प्राइम से रिलेटेड एगो बात होता है, सो ध्यान रखना। क्या बात होता है कि अगर कभी तुमको बोले कि a/b एक ठो फ्रैक्शन है जहाँ a एंड b जो है वो को प्राइम है, तो इसका क्या मतलब होगा। a/b एगो फ्रैक्शन है जहाँ a और b को प्राइम है, तो इसका ये मतलब है ना कि जो भी फ्रैक्शन a/b है उसको हम काट काट के और छोटा नहीं कर सकते हैं। काहे कि a और b को प्राइम है, इसका मतलब a और b जो है दोनों के दोनों किसी एक नंबर से नहीं कटता है, तभी तो हम इसको को प्राइम बोले हैं। तो इस बात को याद रखना कि अगर कभी a/b एगो फ्रैक्शन है जहाँ a और b को प्राइम है, तो ये फ्रैक्शन जो है उस सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कहने का मतलब होता है कि कोई फ्रैक्शन को काट काट के जब हम एकदम छोटा कर देते हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, और इस फ्रैक्शन को हम और काटिए नहीं सकते हैं, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अब सिर्फ दो गो और छोटा छोटा पॉइंट है, सिर्फ उन दो गो को अब ध्यान में रखना है, फिर हम लोग ना अपना टॉपिक की तरफ चलेंगे। लेकिन हाँ, अभी जितना हम पॉइंट लिखवा रहे हैं ना, तुम सिर्फ उसको कहीं कॉपी में लिखते जाओ, काहे कि जब हम प्रूफ कर रहे होंगे तो हर एक बात का इस्तेमाल करेंगे, तो जब हम उस समय इस्तेमाल करें ना, तब तुमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर ये बात कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अगला जो दो गो बात है जल्दी जल्दी देख लो। सबसे पहला बात क्या है, पहला ये बात है कि कभी भी एक ठो नंबर है, कोई मान लेते हैं कोई नंबर है y, इसका हम स्क्वायर किए तो y स्क्वायर है, कोई नंबर है y स्क्वायर, ठीक है। अब इसके पास ना एक ठो फैक्टर है a, फैक्टर मतलब हम बताए हैं कि जो इसको काट सकता है, तो y स्क्वायर कोई नंबर है जिसके पास एगो फैक्टर है a, मतलब y का जब स्क्वायर किए तो जो नंबर आया है ना उसको a काट सकता है। तब तुम ये बात याद रखना कि अगर कभी ऐसा हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि y
फैक्टर होगा ए, y का भी फैक्टर होगा ए, मतलब वाई स्क्वायर को अगर ए काट रहा है तो y को भी ए काटेगा। जिस एग्जांपल से समझो, जैसे मेरे पास मान लो 15 का स्क्वायर है, कोई नंबर y का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, ठीक है। अब दुनिया का कोई भी नंबर जो वाई स्क्वायर को काट सकता है, वाई के स्क्वायर को जो भी नंबर काट सकता है ना, जो भी ए वाई स्क्वायर को काट सकता है वो वाई को पक्का काटेगा। तो इसको जो जो काट सकता है ना वो 15 को भी पक्का काटेगा। इसको कौन काट सकता है सर, लास्ट में 5 है तो इसको 5 काट सकता है, तो इसको भी तो 5 काट ही सकता है। साथ में इसको 5 7 9 टोटल जोड़ के 9 आ रहा है, यानी इसको 3 भी काट सकता है, तो 15 को भी 3 काट सकता है। इस तरीके से तुम इसका जितना फैक्टर ढूंढ लो, 225 का तुम जितना फैक्टर ढूंढ लो, जो जो इसको काट सकेगा ना वो पक्का इसको काट सकेगा। यानी यहाँ से तुम एक बात याद रखना कि अगर वाई स्क्वायर का फैक्टर ए है, मतलब किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर ए है, तो उस नंबर का भी फैक्टर ए होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अब तुम सेकंड लास्ट बात सुनो क्या है। सेकंड बात जो ये है कि अगर किसी नंबर का फैक्टर 2 है, मतलब कोई नंबर है अगर उसका फैक्टर 2 है ना, तो हम उसको 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में हमेशा लिख पाएंगे। और अगर कोई नंबर है जिसका फैक्टर 3 है तो हम उसको 3 इंटू समथिंग में हमेशा लिख पाएंगे। अगर कोई नंबर है जिसका फैक्टर 4 है तो हम उसको 4 इंटू समथिंग में हमेशा लिख पाएंगे। इसका क्या मतलब है, इसका ही मतलब है ना कि मान लो मेरे पास कोई एगो नंबर है, मान लेते हैं कोई नंबर एगो y है, ठीक है, और इसका एगो फैक्टर है 2, मतलब y जो भी नंबर है उसको 2 जो है काट सकता है, ठीक है। तब ना y को हम 2 इंटू एम लिख सकते हैं, 2 इंटू एम लिख सकते हैं। ये कैसे, मतलब 2 में कोई नंबर m का गुना करेंगे तो y जरूर आ जाएगा। जैसे मान लो इसका एग्जांपल देखो इधर, जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल है, मान लेते हैं 30, ठीक है। 30 कोई नंबर है, 30 के पास ना फैक्टर हम लोग जानते हैं कि 30 का फैक्टर एगो 2 होता ही है, ठीक है। तो हम लोग 30 को ना 2 इंटू एम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ एम कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि सर 2 इंटू 15 बराबर 30 होता है, यानी 2 इंटू 50 हम इसको लिख सकते हैं। और फिर मान लो कि 3, ये 30 का एगो फैक्टर तो 3 भी होता है, तो 30 का फैक्टर अगर 3 है तो हम लोग 30 को 3m के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां m जो हो सकता है कोई और दूसरा नंबर हो। तो हम लोग जानते हैं कि 3 इंटू 10 बराबर 30 होता है। तो हम लोग अगर 30 का फैक्टर 3 है तो उसको 3m में लिख सकते हैं। तो यहाँ से बात क्या याद रखना है, बात ये याद रखना है ना कि अगर कोई नंबर y का फैक्टर 2 है या 3 है या 4 है, कुछ भी है, तो हम उस y को जो भी उसका फैक्टर है इंटू समथिंग, समथिंग की जगह हम कोई वेरिएबल ले लेंगे, जैसे हम m ले लिए। तो अगर y का फैक्टर 2 है तो हम y को 2 इंटू एम लिख सकते हैं, y को 2m लिख सकते हैं। ये बात ध्यान रखना कि ऐसा होता है, ठीक है। तुम इसको ध्यान रखने के साथ साथ ना इसका उल्टा भी ध्यान रखना। उल्टा क्या मतलब, देखो अभी हम देखें कि अगर किसी नंबर का फैक्टर है 2, तो इसका मतलब है कि हम उस नंबर को 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखना ना कि अगर कोई नंबर है, मान लेते हैं इस बार कोई नंबर है x, ठीक है, और वो लिखा हुआ है 3 इंटू n के बराबर, मान लेते हैं कोई नंबर है जो कि 3 इंटू समथिंग लिखा हुआ है, तो तुम इसका ठीक उल्टा भी समझना कि अगर फैक्टर 2 था तो हम उसको 2m के फॉर्म में लिखे ना, तो अगर कोई नंबर 3n के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उस नंबर के पास 3 एगो फैक्टर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x का एक ठो फैक्टर होगा 3, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग और आसानी से भी समझ सकते हैं। कैसे, देखो ये जो x है
3 इंटू कोई नंबर है, 3 इंटू कोई नंबर करते हैं तो 3 का टेबल आता है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 का टेबल आएगा। यानी जो आंसर आएगा वो 3 के टेबल में से होगा। टेबल मतलब 3 10 जा के बाद भी 3 11 12 ये सब भी हम करते जाते हैं तो टेबल आते जाता है, लेकिन हम लोग याद 10 ही तक करते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू n अगर हम लोग करते हैं तो ये जो नंबर आ रहा है ना 3 के टेबल से आ रहा है, और 3 का टेबल वाला कोई भी नंबर 3 से तो कटेगा ही, तो इसलिए ये जो नंबर होगा उसके पास 3 फैक्टर ज़रूर होगा, ये बात भी याद रखना। अब जो भी पॉइंट था ना जिनका इस्तेमाल हमको करना था प्रूफ करने में, वो सारा हम लोग सीख चुके हैं। अब सीधे सीधे हम प्रूफ पर चलते हैं कि किस तरीके से हम इरेशनल नंबर को प्रूफ करते हैं। रूट वाला नंबर इरेशनल होता है, इसको कैसे प्रूफ करते हैं। अब हम लोग सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं कि रूट 2 को इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं, लेकिन उससे पहले ना तुम ये सुनो कि हम एक्चुअली यहाँ कौन सा मेथड लगाने वाले हैं। हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब किसी चीज़ का अपोजिट, उल्टा सोचना। तो सुनो, हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि लगाएंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि जो चीज़ हमको प्रूफ करना रहता है, कि मान लो हमको कोई चीज़ प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं कि जो चीज़ प्रूफ करना है ना उसका उल्टा हम मान लेते हैं। जो हमको प्रूफ करना है उसका उल्टा मान लेते हैं, फिर हम इस उल्टा पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाते हैं, और लास्ट में जाके ना हम ये साबित कर देते हैं कि जो चीज़ हम माने हैं ना असल में वो नहीं हो सकता है। ये सब मैथ वाला लगा के कुछ भी ये साबित कर देते हैं कि जो चीज़ हम माने हैं वो नहीं हो सकता है। तो अगर ये साबित हो गया कि जो चीज़ हम माने हैं वो नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि जो एक्चुअली अगर ये नहीं हो सकता है तो ठीक इसका उल्टा होगा। तो जो मेरे हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। क्या किए? हमको प्रूफ ये करना था, लेकिन हम मान लिए कि ये है, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए, हमको पता चला कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब ऐसा नहीं हो सकता है तो पक्का यही होगा। इस तरीके से हम लोग कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज, मतलब इसी तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका प्रूफ करने के लिए। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता यही है, लेकिन इसका यहाँ भी हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे। यानी हमको प्रूफ करना है कि रूट 2 जो होता है इरेशनल होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये मान के न स्टार्ट करेंगे कि रूट 2 रेशनल है, हम ही मान के स्टार्ट करेंगे। फिर आगे चलते चलते कहीं पर हम ये बता देंगे कि हम जो माने थे वो गलत है। किसी भी तरीके से हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो हम माने थे कि रूट 2 रेशनल है वो गलत है, और अगर रूट 2 रेशनल नहीं है तो पक्का ही रेशनल होगा। इस तरीके से प्रूफ करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम क्या किए कि मान लिए कि रूट 2 bn रेशनल नंबर, मतलब रूट 2 एगो रेशनल नंबर है। अब अगर रूट 2 रेशनल नंबर है तो हम लोग रूट 2 को लिख सकते हैं कि वो p/q के बराबर ज़रूर होगा। क्या कि रेशनल को हमेशा p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होगा और p एंड q को प्राइम होगा। ई बात के बारे में अभी हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले सुनो। इसको मान लिए कि रेशनल है। अब अगर रूट 2 रेशनल है तो पक्का p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ q बराबर नहीं होगा। और हम क्या किए ना कि इस ऐसा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन माने हैं जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता। मतलब अगर ये रेशनल है तो इस रेशनल को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और साथ में उस p/q फॉर्म को छोटा भी तो कर सकते हैं सबसे। तो हम मान लेते हैं ना कि हम जो यहाँ लिखे हैं ना p/q, वो इस रेशनल नंबर का, जो हम माने हैं कि ये रेशनल है, इस रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तब अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तब p और q जो है को प्राइम होना चाहिए। अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं कि रूट 2q इज इक्वल टू p, रूट 2q इज इक्वल टू p। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर
बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, पी स्क्वायर जो है 2 इंटू क्यू स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा देर पहले ये बात सीखे हैं ना कि अगर कभी किसी y के पास एगो फैक्टर है a, तब y को हम लोग a, या फिर अगर y के पास एगो फैक्टर है मान लो 2, तो हम y को 2 इंटू m लिख सकते हैं। ठीक है, m की जगह कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर इसको हम 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, इसका ये मतलब है ना कि इसका 2 जो है एगो फैक्टर होगा। अगर इसको 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं तो 2 इसका फैक्टर होगा, बिकॉज इसी से हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। ठीक है, तो अब हम लोग कह सकते हैं ना कि पी स्क्वायर हैज़ अ फैक्टर 2, पी स्क्वायर के पास एगो फैक्टर होगा 2। ठीक है, इससे हम ये भी कह सकते हैं कि पी हैज़ अ फैक्टर 2। अगर पी स्क्वायर का फैक्टर 2 है तो पी के पास भी 2 फैक्टर होगा। क्या है कि अभी थोड़ा देर पहले हम ये भी देखे हैं कि अगर ए स्क्वायर को कोई काट सकता है तो वो ए को भी काट सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चला कि पी के पास एगो फैक्टर है 2। ठीक, अब हमको पता चला ना कि p के पास एगो फैक्टर है 2, तो अब हम किसी भी तरीके से आगे और प्रोसीड करेंगे, आगे और बढ़ेंगे और ये भी साबित कर देंगे ना कि q के पास भी 2 एगो फैक्टर होने वाला है। पहले यहाँ तक करते हैं, फिर देखो आगे क्या होगा। देखो, सबसे पहले p के पास एगो फैक्टर है 2। ठीक है, तो अगर p के पास एगो 2 फैक्टर है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं p बराबर 2m लिख सकते हैं। अभी हम बताए थे कि अगर p के पास 2 फैक्टर है तो p बराबर 2m लिख सकते हैं। इसका उल्टा अभी हम लोग यहाँ इस्तेमाल किए थे। ठीक, तो p बराबर 2m लिख सकते हैं। फिर से स्क्वायर करो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तुम पी स्क्वायर के जगह ना जो पी स्क्वायर का पुराना वैल्यू था उसको डालो। पी स्क्वायर का पुराना वैल्यू था 2q स्क्वायर, तो यहाँ तुम डालो पुट पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की जगह तुम 2q स्क्वायर डालो, यानी 2q स्क्वायर पी स्क्वायर की जगह बराबर हो जाएगा 4m स्क्वायर। ठीक है, अब 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m स्क्वायर के। ठीक है, फिर से कोई चीज़ ना 2 इंटू समथिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि फिर से इसके पास 2 एगो फैक्टर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि q स्क्वायर हैज़ अ फैक्टर 2। ठीक है, अगर q स्क्वायर के पास 2 फैक्टर है तो q के पास भी होगा, तो q हैज़ अ फैक्टर 2। ठीक है, अब सुनो क्या हुआ ये कि हम ई मान के चले थे कि p बट्टे q में ना p और q को प्राइम है, लेकिन जब हम मैथ का एकदम सही रूल लगाते हुए आगे कुछ सॉल्व किए तो हमको पता चला कि p के पास भी एगो फैक्टर 2 है और q के पास भी एगो फैक्टर 2 है। इसका मतलब है कि जो हम मान के चले थे ना कोई चीज़, वो गलत हो रहा है। हम जो कुछ मान के चले थे वो आगे चल के गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि हम जो माने थे कि √2 रेशनल नंबर है वो गलत हो रहा है। ऐसा कहे सर, कहे अच्छा सुनो, ऐसा कैसे होगा कि सर आप जो यहाँ पर माने हैं ना वही गलत हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो माने थे कि p/q में p और q को प्राइम है, शायद आप ही गलत मान लिए हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। काहे नहीं हो सकता है? देखो, दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन रहे ना तो उस फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल के आप p या q को कोप्राइम जरूर बना सकते हैं। तो हम यहाँ जब √2 को ऐसा मान के और ये बात बोले ना तो हम ये
डायरेक्टली हवा में ऐसा नहीं बोल दिए हम ना, पहले सिंप्लीफाई किए होंगे कहीं ना कहीं, मतलब एक्चुअली तो कुछ यहाँ किए नहीं है सिंप्लीफाई, लेकिन हाँ जब ये माने हैं इसका मतलब कन्फर्म है कि ये और ये जो है ना इस सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, कहे कि वो सिंपली बदला जा सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब सर ये बात तो पक्का सही है। और जब नीचे जाते जाते इस बात को ये बात काटने लगा कि P के पास भी 2 फैक्टर है, Q के पास भी 2 फैक्टर है, ई बात को काट रहा है। इसका मतलब है ना कि मेरा जो शुरुआती अजम्पशन था, जहाँ से हम अज्यूम करके सब चीज़ को स्टार्ट किए ना, हम वहीं गलत मान लिए थे, तभी आगे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते लगाते मेरे पास गलत सिचुएशन आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ से बोलेंगे ना कि हम जो अज्यूम किए थे कि √2 रेशनल है वो हम गलत अज्यूम किए थे। इसका मतलब है कि √2 जो है वो इरेशनल होगा। काहे कि दुनिया का कोई भी नंबर जो रेशनल नहीं हो वो इरेशनल होता है, अभी बताए थे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखो अब क्या लिखे यहाँ लिखे है कि यहाँ पर हियर P एंड Q बोथ हैव अ फैक्टर 2। यहाँ पर P के पास भी Q के पास भी, दोनों के पास फैक्टर है 2, जो कि इट कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन P एंड Q आर को प्राइम। ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है हमारे एक ठो अजम्पशन P और Q जो है वो को प्राइम है, इस बात को काट रहा है। तो इसलिए हमारा जो प्राइमरी अजम्पशन होगा, प्राइमरी अजम्पशन मतलब शुरुआती, जब यहाँ से सबसे पहले हम अजम्पशन स्टार्ट किए थे ना, वही अजम्पशन हमारा गलत होगा कि √2 एक रेशनल है, ई रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि √2 एक ही रेशनल हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। अब एक बार शुरू से समराइज़ करते हैं कि किस तरीके से हुआ है। सुनो, सबसे पहले हमको प्रूफ करना था कि √2 एगो रेशनल होता है, √2 एगो इरेशनल होता है। तो हम क्या किए, ये मान लिए कि √2 रेशनल है, ठीक है। फिर √2 को हम P/Q के बराबर लिखे, जहाँ Q 0 नहीं होगा और P और Q दोनों को प्राइम होगा, कहे कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म माने थे, ठीक है। फिर हम इसी में थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई किए और जो चीज़ अकेले था, जो P² अकेले था, उसका एगो फैक्टर निकाल लिए 2, ठीक है। तो P² का अगर फैक्टर 2 है तो P के पास भी फैक्टर 2 होगा, ठीक है। यहाँ तक एक स्टेप ध्यान रखना, एक बार में यहाँ तक ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या किए कि P के पास अगर फैक्टर 2 है तो हम लोग P बराबर 2m लिख सकते हैं, ठीक। फिर दोनों तरफ स्क्वायर किए तो P² के जगह पर P² बराबर कुछ ना कुछ इसके हिसाब से आ गया, ठीक है। अब इस P² की जगह हमेशा तुम पीछे P² के जगह पर जो भी तुम्हारा आंसर आया था ना, उस चीज़ को डालना। तो जब तुम उस चीज़ को डालेगा तो यहाँ से ही कटेगा, और जो Q² होगा वो 2m² के बराबर आ जाएगा, ठीक। अब फिर से उसके बाद तुम Q² अगर ऐसा है तो Q² के पास एगो फैक्टर होगा 2, तो Q के पास भी एगो फैक्टर होगा 2, यहाँ तक हो जाएगा। अब फिर उसके बाद पूरा कहानी कि यहाँ पर हमारा एजम्पशन गलत हो गया कि दोनों को प्राइम होना चाहिए, कहे कि दोनों के पास एगो फैक्टर 2 मिल गया। फिर उसके बाद आगे लिख देंगे कि हम जो प्राइमरी एजम्पशन किए थे कि दोनों रेशनल है वो गलत हो जाएगा, और अगर हमारा प्राइमरी एजम्पशन गलत है तो ये रेशनल नहीं है तो पक्का पक्की इरेशनल होगा। इस तरीके से हम प्रूफ कर देंगे कि √2 जो होता है एगो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तुम ये पूरा सॉल्यूशन को टोटल 3 स्टेप में याद रखना। पहला स्टेप कि मानने के बाद एक ठो के पास फैक्टर निकाल देना। फिर दूसरा स्टेप, जो फैक्टर निकला है उसी के उतना m के बराबर मानते हुए दूसरका के पास एगो फैक्टर निकाल देना, और फिर ये कहानी लिख देना कि अजम्पशन गलत हो गया है, ठीक है। और जैसे हम √2 को प्रूफ किए ना, सेम उस तरीके से √3, √5, √6 सबको कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ 2 था तो 2 का स्क्वायर 2 बना, फैक्टर 2 आया ना, 3 वाला में 3 आएगा, 4 नहीं 5 वाला में 5 आएगा, 6 वाला में 6 आएगा। सब जगह जो भी रूट नंबर लेके चल रहे हैं वही वाला फैक्टर आते जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।